सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार। ये एक जो वीडियो का क्रम चला है, इसमें इससे पहले जो वीडियो बनाई गई हैं 7, 8 और 11, उन वीडियोज़ में काफ़ी एक गहरी एक विज्ञान की क्या रहस्य है प्राकृतिक खेती में, उसकी चर्चा की गई है और उसको डिटेल से समझाया गया है कि किस तरह से प्राकृतिक खेती हमारी जो ज़मीन की ताकत में वर्धन करती है और पैदावार में बढ़ोतरी करती है। इसके साथ साथ दूसरी संभावनाएं भी जो एक रिसर्च के साथ जुड़ी हुई है, उनके बारे में बताया गया है। अब इसमें एक जो सबसे पहले इशू आता है प्राकृतिक खेती के बारे में कि क्या है प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती की जितनी चर्चा है उतने ही ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है। अब लगातार हमने यहाँ हरियाणा गवर्नमेंट के NFTI सेंटर पर गुरुकुल कुरुक्षेत्र में जो स्थित है, उसमें 2 ट्रेनिंग्स दी हैं, जिसमें महाराष्ट्र से कृषि विज्ञान केंद्र के हेड्स और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, आत्मा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर लेवल के, और पर्यावरण विभाग के ऑफिसर्स जो आए थे। तो 2 ट्रेनिंग्स हमने इसी वीक में की है, 3-3 दिन की। उनका सबसे पहले क्वेश्चन ही ये था कि जी हमारे मन में काफ़ी एक कन्फ्यूजन हो गया है। वो यहाँ से पहले गाजियाबाद से जो नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग सेंटर है, वहाँ से ट्रेनिंग लेकर के आए थे प्राकृतिक खेती के ऊपर। तो यहाँ आकर के जब मेरे साथ उनकी इंटरेक्शन हुई तो उन्होंने सबसे पहला यही बात कही कि जी एक क्लियर करके सबसे पहले हमें ये बताएं कि क्या प्राकृतिक खेती है और प्राकृतिक खेती का और जैविक खेती के साथ क्या अंतर है, इनका क्या संबंध है। तो आज हम इस वीडियो में इस चीज़ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि प्राकृतिक खेती क्या है, इसको अगर मैं छोटे से छोटे एक सारांश में इसकी परिभाषा देना चाहूँ और 3 शब्द में इसको समेटना चाहूँ तो इसकी परिभाषा है कि जो प्राकृतिक खेती सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती है, अर्थात नेचुरल फार्मिंग मीन्स फार्मिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब आप देखेंगे कि इसमें माइक्रोब्स और अर्थवर्म का एक कॉम्बिनेशन रहता है। जब जमीन में हम डिफरेंट सस्य क्रियाएं करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, तो उसमें माइक्रोब्स की जैसे जैसे संख्या बढ़ती है उसमें अर्थवर्म की संख्या भी बढ़ने लगती है। और अगर अर्थवर्म बढ़ते हैं तो माइक्रोब्स भी बढ़ते हैं और माइक्रोब्स बढ़ते हैं तो अर्थवर्म भी बढ़ते हैं। जब ये दोनों की संख्या एक एक्सपोनेंशियली जब बढ़ने लगती है खेत में, तो इससे खेत की जो ताकत है वो भी साथ के साथ बढ़ने लगती है और 1-2 साल में ही हमें जैविक कार्बन और ह्यूमस के इंक्रीज के और पैदावार के इंक्रीज के रिजल्ट हमें मिलने लगते हैं। और इसके साथ साथ जो कीड़े और बीमारियां, उनका ही प्रकोप काफ़ी कम होने लगता है। तो इसमें अब दूसरा इसका, ये तो संक्षेप में मैंने बताया आपको, अब थोड़ा सा इसका विस्तार लें कि क्या है प्राकृतिक खेती। ये समझने में आसानी हो जाएगी अगर मैं कहूँ कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, अर्थात संरक्षण खेती। ये आजकल काफ़ी एक शब्द चला हुआ है। संरक्षण खेती में क्या होता है कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं जो रिक्त होते जा रहे हैं, जो एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, उनको आगे वो रिक्त ना हो, आगे एग्जॉस्ट ना हो, इसके साथ साथ उनकी रीफिलिंग भी हो जाए, रिप्लेनिशमेंट भी हो जाए, उनकी भर्ती भी हो जाए। तो इसलिए इस कंजर्वेशन एग्रीकल्चर को रीजनरेटिव एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। तो इसमें जैसे संरक्षण खेती है, संरक्षण खेती में वो सारी सस्य क्रियाएं की जाती हैं जिससे खेत में प्राकृतिक संसाधन की रक्षा होती है, चाहे वह भूमि के रूप में है, चाहे वह पानी के रूप में है, चाहे वो एनवायरमेंटल गैसेस को कम करने के रूप में है। तो इसमें क्या होता है कि संरक्षण खेती में जो जो हम कृषि क्रियाएं करते हैं उसमें साथ के साथ अगर घास की इंसिडेंस आ जाती है, इन्फेस्टेशन आ जाती है, या कीड़े और बीमारियों की इंसिडेंस आ जाती है, या यूरिया की जरूरत पड़ती है, तो इसमें केमिकल इनपुट्स का प्रयोग किया जाता है, रासायनिक जो इनपुट्स हैं, जो आदान है, उनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन प्राकृतिक खेती में इनका नहीं किया जाता है।
तो इसमें एक दूसरी परिभाषा के रूप में मैं बताऊं आपको कि क्या है प्राकृतिक खेती। अगर संरक्षण खेती अर्थात कंजर्वेशन एग्रीकल्चर को अडॉप्ट किया जाए, अपनाया जाए, और उसमें से रासायनिक इनपुट बाहर कर दिए जाए, निकाल दिए जाएं, और उनके स्थान पर अगर नेचुरल इनपुट्स को इंक्लूड कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए, तो प्राकृतिक खेती बन जाती है। तो इस तरह से अब मैं थोड़ा सा यहाँ चर्चा करना चाहूँगा कि कौन से सिद्धांत हैं जिसकी वजह से कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जिनसे हमें एक नेचुरल फार्मिंग में भी फायदा मिल सकता है। देखिए, सबसे पहला जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का सिद्धांत है वो है जीरो टिलेज का या मिनिमम टिलेज का। ये सिद्धांत सबसे पहले दिया गया था प्राकृतिक खेती के जो फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग जापान से मासानोबु फुकुओका हुए हैं। उन्होंने प्राकृतिक खेती की एक डेफिनेशन दी थी। उन्होंने 1935 में अपनी खेती, साइंटिस्ट भी थे, वो एक फिलोसोफर भी थे और किसान भी थे, और 1935 के लगभग उन्होंने सर्विस छोड़ करके खेती करने लग गए थे। और उन्होंने देखा कि जो खेत में जो रासायनिक इनपुट्स डाले जाते हैं या खेत की बार बार जुताई की जाती है, तो उससे खेत की ताकत नहीं रहती, उसका लॉस हो जाता है और जमीन की ताकत नहीं एसिमिलेट हो पाती है। तो उन्होंने प्राकृतिक खेती को जो डेफिनेशन दी थी, उन्होंने कहा था कि नेचुरल फार्मिंग क्या है कि ये नो टिल फार्मिंग है, अर्थात डू नथिंग फार्मिंग है, यानी कि इसमें जुताई बिल्कुल मनाही कर दी थी। उन्होंने 4 प्रिंसिपल दिए थे, पुस्तक भी लिखी थी उन्होंने 1975 में, वन स्ट्रा रिवॉल्यूशन। तो उसमें इन्होंने 4 प्रिंसिपल्स इसके प्रतिपादित किए थे। उसमें एक तो यही था कि जमीन की जुताई नहीं करनी है, दूसरा यह था कि जमीन से घास खरपतवार भी नहीं निकालना है, तीसरा यह था कि उसमें कोई रासायनिक खाद भी नहीं डालना है, और चौथा था कि कोई भी रासायनिक इनपुट उसमें खेत में नहीं डालना है। तो उसका जो सबसे पहला प्रिंसिपल था वो यही था कि जमीन की कम से कम जुताई करनी है। उनके इस प्रिंसिपल को ही कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में अपनाया गया। तो ये प्रिंसिपल अब प्राकृतिक खेती में भी सबसे महत्वपूर्ण तौर पे एक कदम के रूप में देखा जाता है। तो इसमें जो दूसरे और भी जो कारक हैं, जो फैक्टर हैं कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में, मैं उससे पहले बताना चाहूँगा कि प्राकृतिक खेती का एक ही प्रिंसिपल है मेन, बाकी सब प्रिंसिपल सारे, चाहे वो जीरो टिलेज आया, चाहे दूसरी जो भी प्रैक्टिस आई, एक मेन प्रिंसिपल यही है कि इसमें हमने जीवाणुओं की संख्या बढ़ानी है। जो भी प्राकृतिक क्रियाएं या खेत में क्रियाएं करें वही करें जिनसे जीवाणुओं की संख्या बढ़े। एक ही इसमें प्रिंसिपल है, बेसिक ये, और हमें बाकी प्रिंसिपल्स में, बाकी किसी भी चीज में उलझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो 3-4 तरह के और सब प्रिंसिपल्स होते हैं, या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है जैसे, दूसरा रीजनरेटिव एग्रीकल्चर है, तीसरा कार्बन क्रेडिट एग्रीकल्चर के रूप में भी आजकल आई हुई है। तो जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसमें हम सस्टेन करते हैं, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन थकते जा रहे हैं उनको हम मेंटेन करते हैं ताकि वो आगे उनका डिग्रेडेशन ना हो, उनमें हानि या अक्षति ना हो, उनका नुकसान ना हो, और फ्यूचर में वो इसी तरह बने रहें और हमारी पैदावार में भी नुकसान ना हो, पैदावार भी हमारी इसी तरह से बनी रहे। उसके बाद सिद्धांत आया है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर का। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर में क्या है कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन खाली होते जा रहे हैं, रिक्त होते जा रहे हैं, उनकी साथ के साथ हम भर्ती भी करें, क्योंकि जो जैसे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है या ऑर्गेनिक कार्बन है वो कम होता जा रहा है, तो साथ के साथ ऐसे काम करें हम खेती में, ऐसे ऑपरेशंस करें, ऐसी क्रियाएं बनाएं कि उसकी भी पूर्ति हो, रिप्लेनिशमेंट हो। जैसे पानी, वाटर टेबल नीचे जाती जा रही है, पानी खत्म होता जा रहा है, उसकी भी रिफिलिंग हो, और जो एनवायरमेंटल एक डिग्रेडेशन आ रही है, एयर का जो एक पोल्यूशन आ रहा है, उसमें भी इंप्रूवमेंट हो। तो ये सारी प्रैक्टिस जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में जो सबसे पहले मैंने बताई आपको जीरो टिलेज के तौर पे, दूसरी मल्चिंग के तौर पे अपनाई जाती है कि इसमें जो अवशेष हैं फसल के खेत में ही रखे जाते हैं, और सबसे पहले इसमें जो प्रायोरिटी दी जाती है उनके सरफेस पे ही रिटेन किया जाता है। तीसरा रेजिड्यू मैनेजमेंट पे जोर दिया जाता है। वही ये चीजें रेजिड्यू मैनेजमेंट का इसमें आप 2 तरह से होता है कि इनकॉर्पोरेट भी कर सकते हैं उसको, और उसको जमीन के ऊपर रिटेन भी कर सकते हैं। चौथा है ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स।
ऑर्गेनिक अमेंडमेंट का मतलब ये है कि उसमें आप गोबर की खाद या केंचुई खाद डालते हैं और इसके साथ साथ ग्रीन मैन्योरिंग भी कर सकते हैं। तो इसमें प्राकृतिक खेती में आप गोबर की खाद ज़्यादा नहीं डालते हैं। उसका कारण है जो अगली वीडियोस में हम बताएंगे। ना ही वर्मी कंपोस्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर जितना भी ज़्यादा हम ज़मीन में डालेंगे उसमें जो सॉइल बोर्न डिजीज हैं वो बढ़ जाती हैं। हाँ, प्राकृतिक खेती में ग्रीन मैन्योरिंग जरूर की जाती है और थोड़े बहुत जो फसलों से बचते हैं उनका भी प्रयोग खेत में किया जाता है। इसके बाद ड्रिप या स्प्रिंकलर इरिगेशन, इसमें भी प्राकृतिक खेती में एक नया प्रोविजन के तौर पे हम लेके चल रहे हैं कि ड्रिप या स्प्रिंकलर के अंदर से अगर हम जीवामृत का प्रयोग करें तो उसमें हमारे प्राकृतिक संसाधन जो पानी के रूप में प्रयोग कर रहे हैं उसमें भी बचाव होगा और इसके साथ साथ खेत में फसल भी अच्छी होगी और एक वापसा का भी निर्माण हो जाएगा। क्रॉप रोटेशन है, बायोडाइवर्सिटी है, ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के मुख्य पॉइंट हैं। इन सब को भी लेकर चला जाता है, लेकिन इसमें हमें एक ही चीज देखनी है कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में हमें जो अप्लाई करते हैं वो रासायनिक इनपुट और रासायनिक पेस्टिसाइड्स अप्लाई करते हैं डिजीज वगैरह कंट्रोल के लिए या न्यूट्रिशन की फुलफिलमेंट के लिए। लेकिन प्राकृतिक खेती में इनकी जगह जो नेचुरल बायो फार्मुलेशंस हैं जैसे जीवामृत है, घन जीवामृत है, बीजामृत है या इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट के लिए इसमें जैसे नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्निस्त्र और 10 प्रणी अर्क जैसे बायो फार्मुलेशन उनको इंक्लूड कर लिया जाता है। तो ये एक तरह से प्राकृतिक खेती बन जाती है। तो अब तक क्या हुआ कि प्राकृतिक खेती जीवाणुओं की खेती है। अब हमें जीवाणु ही बढ़ाने हैं। सबसे पहली और सबसे अटमोस्ट जो सबसे जरूरी बात है उसमें खेत में जो भी प्रैक्टिस हमें करनी होती है उसमें जीवाणु की संख्या बढ़नी चाहिए। जीवाणु की संख्या बढ़ती है तो केंचुओं की संख्या बढ़ जाएगी और उनके दोनों के बढ़ने से सॉइल की ताकत भी बढ़ जाएगी और कीड़े बीमारी भी कंट्रोल होने लग जाएंगे और पैदावार भी बढ़ने लग जाएगी और जो कार्बन क्रेडिट है वो भी बढ़ने लग जाएगा और उससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन में भी हमें निजात मिलेगी। तो एक अब प्रश्न आता है कि प्राकृतिक खेती संभव ही नहीं है। कुछ लोग अब प्रश्न उठाने लगे हैं कि प्राकृतिक खेती कैसे की जा सकती है, क्योंकि जंगल में जो प्रकृति है वहां पर ना तो कोई जीवामृत डालने जाता है, ना ही घन जीवामृत डालने जाता है, ना ही उसमें वीड मैनेजमेंट खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, ना ही फसल की बिजाई की जाती है, ना ही जुताई की जाती है और ना ही कोई कटाई की जाती है। तो प्राकृतिक खेती संभव ही नहीं है। मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि प्राकृतिक खेती क्या है। थोड़ा सा एक तो मैंने कंसेप्ट बताया आपको कि जीवाणुओं की खेती है। अब दूसरा कंसेप्ट इसमें क्या है कि प्राकृतिक खेती किसको कहेंगे हम, कौन सी खेती को, कौन सी पद्धति को कहेंगे। देखिए, जो नामकरण होता है किसी भी चीज का वो 2 तरह से होता है। एक तो होता है विधि परक नाम यानी कि प्रोसेस ओरिएंटेड नाम, दूसरा है रिजल्ट ओरिएंटेड नाम यानी कि परिणाम परक नाम। जैसे हम कहते हैं कि कोई आदमी है, वो आदमी बदमाश है, दूसरे आदमी के लिए कह देते हैं कि वो संत आदमी है, बहुत भला आदमी है। ये परिणाम परक नाम है, रिजल्ट ओरिएंटेड नाम है। इसमें यह नहीं देखा जाता कि वो संत बना है तो किस प्रोसेस से होकर के आया है, उसने क्या चीजें, क्या जीवन शैली अपनाई है, क्या उसने खान पान अपनाया है, क्या थिंकिंग अपनाई है, ये नहीं देखा, प्रोसेस नहीं देखा जाता है इसमें। जो बदमाश है वो रिजल्ट में क्या चीज आई है उसके आधार पर उसको नाम दिया गया है, उसने किस प्रोसेस को अपनाया वो मीनिंग नहीं रखता है। तो इसी तरह इसमें है। जैसे आप केमिकल फार्मिंग लेते हैं, केमिकल फार्मिंग प्रोसेस ओरिएंटेड नाम है, यानी कि हम केमिकल ही खेत में डाल रहे हैं तो केमिकल फार्मिंग ही कहेंगे। ये विधि परक नाम है, यानी कि जो मेथड हमने अपनाया है उसके नाम पर, उसके बेस पर ये नाम दिया गया है। दूसरा है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, नहीं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक में क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में कि ये भी प्रोसेस ओरिएंटेड नाम है कि अगर हमने प्रोसेस यानी कि मेथड ऑर्गेनिक अपनाया तो ही हमारा प्रोड्यूस ऑर्गेनिक माना जाएगा, अदरवाइज प्रोड्यूस ऑर्गेनिक नहीं माना जाएगा। तो ये जो है, अब रिजल्ट ओरिएंटेड नाम कौन सा है। एक तो मैंने बदमाश और संत व्यक्ति का उदाहरण दिया, दूसरा रीजनरेटिव एग्रीकल्चर है। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर में क्या है कि हम जैसे कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में विभिन्न प्रक्रियाएं करके एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस जो एडॉप्ट करके अपना करके और जो हमारे रिक्त होते हुए प्राकृतिक संसाधन हैं उनकी पूर्ति करते हैं, तो वो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर हो जाती है। यानी कि जो खाली हो रहे हैं हमारे प्राकृतिक संसाधन उनकी रीफिलिंग करते हैं तो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर हो जाती है। ये रिजल्ट ओरिएंटेड नाम है,
यानी कि हमने क्या प्रोसेस अपनाया उसके लिए, कौन सी विधि अपनाई उसके लिए, वो इसमें मीनिंग नहीं रखता है। इसी तरह से जो प्राकृतिक खेती है ये रिजल्ट ओरिएंटेड तो है ही, लेकिन काफी हद तक ये प्रोसेस ओरिएंटेड भी है, क्योंकि इसमें वो सभी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं जिसमें सॉइल बायोटा या माइक्रोबायोम में इंक्रीज होता है, वो सभी प्रोसेस इसमें अपनाए जाते हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है कि हम जो जमीन का लाइफ है, जमीन को जिंदा किस लिए समझा जाता है कि इसमें जीवाणु हैं, इसमें केंचुए हैं या हर जो दूसरे प्रकार के ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए इसको जिंदा समझा जाता है। तो हम जो भी प्रोसेस करते हैं वो प्रकृति की बेसिक्स की तरफ जाने का करते हैं, यानी कि प्रकृति को रिवाइव करने के लिए कर रहे हैं। प्रकृति का जो बेस, जहां से प्रकृति जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे जो हमारी जमीन थी उसका पेट भरा हुआ था, हर तरह से हमारे पेट जरूर खाली थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन के साथ साथ पर जो जमीन है उसका पेट खाली होता चला गया, हमारे पेट भरते चले गए। तो इससे हम उसको, प्रकृति को यानी कि सॉइल को या प्राकृतिक संसाधन को वापस लौटाने का काम करते हैं। और जमीन का जो जीवन है किस रूप में, वो जीवाणु और अर्थवर्म के रूप में वो एग्जिस्ट करता है, उनको बढ़ाने में जो भी प्रक्रियाएं हमें करनी पड़ती हैं, तो रिजल्ट में हम नेचर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए ये प्राकृतिक खेती इसका नाम कहा जा सकता है। तो ये जैसे एक काफी इस चीज के बारे में कंफ्यूजन रहता है। और एक और कंफ्यूजन बार बार जो आता है वो सभी स्टेक होल्डर्स के अंदर रहता है कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में क्या अंतर है। तो इसके बारे में हम दूसरी वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। नमस्कार।